एवरीवन एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केम परीक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की हमने देख चुकी है फिजिकल प्रॉपर्टी, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, अगर ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें हम अगर क्लीवेज कर दें OH बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड अगर हम तोड़ दें, ये COOH है, ठीक है, COOH में से अगर हमने ये जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, अगर सपोज यहाँ पे कोई है अल्काइल ग्रुप, तब ऐसी रिएक्शंस में हम क्या देखेंगे, हमेशा एसिडिक नेचर देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं एसिडिक नेचर क्या होता है। एसिडिक नेचर होता है एच आयंस को, क्योंकि एसिड्स के पास एच आयन होगा तो वो क्या करेगा, हमेशा एच आयंस को देगा, है ना। तो जो जितनी जल्दी ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा उतनी जल्दी ही ये क्या होगा, एच आयंस जो है निकलेंगे, और जितनी जल्दी एच आयंस निकलेंगे उतना एसिडिक ये होगा। तो वही हमारे पास क्वेश्चन है कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर अगर हम OH की बात कर रहे हैं बॉन्ड की, तो यहाँ पर हम एच आयंस को ही हमेशा तोड़ेंगे, और जितना जल्दी ये टूट जाएगा उतना जल्दी ये क्या होगा, एसिडिक होगा। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एसिडिक है, यानी कि वो अपना बॉन्ड जो है जल्दी से तोड़ दे रहा होगा। तो ऐसा इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे ये हमारे पास RCOOH यानी कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, इसका हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया, ठीक है, वाटर ऐड ऑन कर दिया हमने इसमें और हाइड्रोलिसिस करा दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएंगे। तो ये वाला जो बॉन्ड है टूट जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। टूटने के बाद ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, और निकल जाएगा H आयन, ठीक है। देखिए जो हमारे पास एक कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पर इसने क्या किया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसने क्या किया है, एच आयंस को लूज़ किया है, ठीक है। तो जब एच आयन को उसने लूज़ किया तब वो क्या था, तब वो था एसिड, यानी कि कंजुगेट। अगर हम यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से देखें तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंजुगेट एसिड। अब इसने क्योंकि एच आयन इसने लूज़ कर चुका है तो अब ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि अभी भी कोई भी कंपाउंड अगर वो एच आयंस को रिलीज़ कर रहा है तो वो क्या होगा, कंजुगेट एसिड। और अगर वो अगर आपके पास एच आयन को रिलीज़ करने के बाद जो स्पीशीज़ बच गई उसे हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस, ठीक है। क्योंकि वो क्या करेगा, क्योंकि अब वो एच आयंस को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और जो एक्सेप्ट करेगा ऑफकोर्स उसके पास बेस, यानी कि वो क्या होगा, उसके पास एच आयंस की कमी होगी, इसीलिए वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, है ना। और यहाँ पर क्योंकि उसके पास ज़्यादा है इसीलिए वो लूज़ कर रहा है, इसका मतलब वो होगा एसिडिक, ओके। तो कंजुगेट एसिड और ये हो जाएगा कंजुगेट बेस, ठीक है। तो इस बात के साथ साथ आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, तो इससे क्या हमें बेनिफिट हुआ, है ना। तो कार्बोक्सिलेट आयन क्योंकि इसमें होगी रेजोनेंस, तो आप समझ गए होंगे रेजोनेंस होने की वजह से, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये शिफ्ट होता रहेगा, है ना, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और इसके वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी, रेजोनेंस हो जाएगी। और आप जानते हैं रेजोनेंस किसी को भी क्या बना देती है, स्टेबल बना देती है। तो यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये हो जाएगा मोर स्टेबल। और अगर किसी के भी टूटने के बाद वो मोर स्टेबल बन रहा है तो वो ऐसा ब्रेकडाउन हम बार बार करेंगे, ऐसे एच आयंस हम बार बार लूज़ करवाना चाहेंगे, है ना, क्योंकि उसके बाद तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास, है ना। तो इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये क्या होती है, एसिडिक इन नेचर होते हैं, एच आयंस को रिलीज़ करके ये बन जाते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, और जो कि होता है रेजोनेंस की वजह से मोर स्टेबल, ठीक है। तो यही रीज़न आप लिख देंगे यहाँ पे, दिस इज ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन आयन एंड गिव मोर स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन। तो अगर वो ब्रेक डाउन करने के बाद भी एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट दे रहा है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट दे रहा है, तो ऐसा ब्रेकडाउन जो होगा आराम से हो जाएगा, और इसका मतलब क्या है, वो एसिडिक है नेचर में। अब एक क्वेश्चन आता है, कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। तो हमें एल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करना है, यहाँ पर एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है, ओके। तो यही क्वेश्चन सेम सेंस में भी आ सकता है कि Ka of RCOOH is greater than Ka of alcohol, और उसी तरह pKa
क्योंकि आप जानते हैं के एंड पी के आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो पी के ए जो है वैल्यू कार्बोक्सिलिक एसिड की इज़ लेस देन पी के वैल्यू ऑफ एल्कोहल, है ना। तो यहाँ पर अब आपको समझना है कि यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को 3 टाइप से आपसे पूछ सकते हैं और आंसर हमेशा की तरह सेम ही रहेगा, हमेशा, ठीक है। आंसर हमेशा सेम रहेगा इसका। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। देखिए एसिडिक नेचर बोल रहा है तो यहाँ पे हमेशा देखना है कि किसकी टेंडेंसी ज़्यादा है एच आयन को रिलीज़ करने की, ठीक है। सबसे पहले हम एल्कोहल्स के साथ कराते हैं, एल्कोहल्स का हाइड्रोलिसिस कराते हैं और यहाँ पर हमने एल्कोहल का हाइड्रोलिसिस कराया, ये बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा आर ओ नेगेटिव प्लस एच आयन, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास एल्कोक्साइड आयन, ये बन गया हमारे पास एल्कोक्साइड, क्योंकि ये है अल्कोहल और अल्कोहल के साथ यहाँ पर क्या है आर के साथ क्या है हमारे पास ओ है, यानी कि अल्काइल ग्रुप के साथ ओ है, ऑक्साइड है, सो एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। एल्कोक्साइड आयन जो है क्योंकि इसमें होगी नहीं रेजोनेंस, सो रेजोनेंस नहीं होगी तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो रेजोनेंस, और रेजोनेंस ना होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा एज अ रिजल्ट ये होगा लेस स्टेबल, ठीक है। ये क्या होगा लेस स्टेबल हो जाएगा। अब उसी तरह अब हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोलिसिस तो हम पहले भी करा चुके हैं, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पर भी हमने हाइड्रोलिसिस करवाया। हाइड्रोलिसिस कराने के बाद ये बॉन्ड टूट जाएगा इस तरह से नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। तो ये क्या बन गया हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेट आयन ये बन चुका है अब। और कार्बोक्सिलेट आयन में जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, यहाँ क्या होती है रेजोनेंस होती है, और रेजोनेंस इसको क्या बनाता है बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाता है। यहाँ पे दोनों ही जगह क्या होगा पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड की कमी भी महसूस नहीं होगी, और ऐसा स्ट्रक्चर क्या होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। सो इट्स मोर स्टेबल देन एल्कोहल। तो एल्कोहल के मुकाबले ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए हम क्या करवाएंगे हमेशा यहाँ पर अगर आराम से स्टेबल प्रोडक्ट बन जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक है। अगर कंपेयर करें हम एल्कोहल्स के केस से, तो यहाँ पर क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है H2O के ऐड करने के बाद, तो ये क्या हो जाएगा मोर एसिडिक, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर, ये हो गया है मोर एसिडिक और ये हो जाएगा इसके कंपेयर में लेस एसिडिक। एसिडिक ये भी होगा मगर लेस एसिडिक होगा कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने बोला था के की वैल्यू किसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की के की वैल्यू ज़्यादा है किससे अल्कोहल से, क्योंकि वो ज़्यादा एसिडिक है ना, तो इसीलिए उसकी के की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और उसी तरह अगर हम बात करें पी के वैल्यू की, तो आप जानते हैं अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो पी के की हमेशा कम होती है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। तो वही क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा होगा, तो ये तीनों टाइप्स में आ सकता है, तो आपका आंसर हमेशा सेम रहना चाहिए। तो आप इस तरह से लिख देंगे इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन एल्कोहल। This is because in carboxylic acid after loss of H ion लूज करने के बाद क्या बन रहा है carboxylate ion is formed which is stable due to the resonance, और जो कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, और इसीलिए इसका एसिडिक होना क्या है ज़्यादा स्टेबल है, और इसीलिए हम ऐसा ही एसिडिक बनवाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। अब हमें क्या करना है एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है किसके कार्बोक्सिलिक एसिड के और फिनॉल के। तो यहाँ पर भी सेम है कैटेगरी, यहाँ पर हम कराएंगे किसका कंपैरिजन है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का RCOH, इसका भी बॉन्ड तोड़ देंगे हाइड्रोलिसिस करके RC, यहाँ पर क्या बन जाएगा ये बनेगा नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव, O नेगेटिव हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा एच आयंस को निकाल देगा, है ना, एच आयन निकल जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन। सब यहाँ पे ध्यान से देखिए,
जो कार्बोक्सिलेट आयन हमारे पास बन चुका है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे दो दो ऑक्सीजन्स, है ना, दो दो ऑक्सीजन हमारे पास। तो यहाँ पर दो दो ऑक्सीजन होने की वजह से आराम से रेजोनेंस होगी, है ना, ज़्यादा इफेक्टिवली ये रेजोनेंस होगी। इसीलिए यहाँ पर जो रेजोनेंस होती है, इस ऐसी टाइप की रेजोनेंस को हम कहते हैं मोर इफेक्टिव रेजोनेंस। मोर इफेक्टिव रेजोनेंस होती है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें इसको मोर इफेक्टिव रेजोनेंस को, तो ये अगर इफेक्टिव है, ज़्यादा इफेक्टिव है, तो ये स्टेबल भी होगी। तो यहाँ पर ये क्या होगी, मोर स्टेबल, ठीक है। सो ये हो जाएगी मोर स्टेबल। अगर हम उसी तरह केस देखें फिनॉल का, ये हमारे पास फिनॉल, और फिनॉल का अगर हमने OH बॉन्ड तोड़ा हाइड्रोलिसिस करा के, तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। और ये हमेशा जब भी H आयन को रिलीज़ करता है तो ये क्या बना देता है, O नेगेटिव, यानी कि फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। H आयन को रिलीज़ कर देगा और ये बना देगा फिनॉक्साइड आयन। अब आप ये बात जानते हैं कि रेजोनेंस इसमें भी होती है ना, इसमें भी रेजोनेंस होती है, मगर यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन जो है कितना है, यहाँ पर एक ही O नेगेटिव है, बट यहाँ पर दो दो थे हमारे पास। इस वजह से जो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन है उसमें ज़्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस हमारे पास हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रही है, लेस इफेक्टिव रेजोनेंस हो रही है, जिसके वजह से ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। यहाँ पर हो रही है लेस इफेक्टिव, इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं, लेस इफेक्टिव रेजोनेंस, ठीक है। लेस इफेक्टिव रेजोनेंस है यहाँ पे, इसके वजह से ये क्या है, लेस स्टेबल है कंपेयर करेंगे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से तो, और ये क्या है, मोर स्टेबल है, ठीक है, मोर स्टेबल है। और मोर स्टेबल है इसका मतलब जो भी प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। तो ये हो जाएगा मोर एसिडिक, हमने कंपैरिजन कर चुका है, ये हो गया मोर एसिडिक, और ये हो जाएगा लेस एसिडिक, लेस एसिडिक, ठीक है। ये हो जाएगा लेस एसिडिक और ये हो जाएगा मोर एसिडिक। तो यही बात मैं आपको समझा रही थी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है, तो हमेशा वो क्या होगा, उसका ब्रेकडाउन होना हमेशा क्या है, सक्सेसफुल है, और वो मोर एसिडिक होगा। रीजन देख लेते हैं। Carboxylic acid is more acidic than phenol. This is because in carboxylic acid, after loss of H ion, carboxylate ion is formed, which shows more effective resonance. जो कि क्या दिखाता है, more effective resonance दिखाता है, किसकी वजह से, due to presence of 2 electronegative oxygen. While in phenol, after loss of H ion, in phenoxide ion is formed, which shows less effective resonance due to presence of only 1 electronegative oxygen. तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है, मगर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कैसी लेस इफेक्टिव रेजोनेंस हो रही है। और कार्बोक्सिलिक के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर दो दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर मोर इफेक्टिव रेजोनेंस हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी और नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हम देखें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में लग जाता है, जैसे ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसा भी सब्स्टिट्यूएंट होगा वैसा ही उसमें इफेक्ट होगा ना। तो ये रहा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास लग जाता है कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दो केस बनेंगे हमेशा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, दो टाइप के बनेंगे हमारे पास केस। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है, एसिडिक नेचर हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो एसिडिक नेचर यानी कि जो जितना जल्दी बॉन्ड तोड़ेगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, एसिडिक होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, है ना, यहाँ पर से अपनी तरफ खींचेगा, इस तरफ से खींचेगा, है ना, यानी कि फिर कार्बन जो होगा अल्टीमेटली इस ऑक्सीजन से खींचेगा, है ना। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से खींचेगा, इस H से खींचेगा, तो इनके बीच में देखिए बॉन्डिंग जो है वीक हो जाएगी, है ना, इसकी बॉन्डिंग वीक हो जाएगी और यहाँ पर क्या बन जाएगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा ये।
अब उसी तरह अगर हम रिलीजिंग के केस में देखें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के केस में देखें, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेगा, है ना, ये रिलीज़ करेगा कार्बोक्सिलिक में, और कार्बोक्सिलिक रिलीज़ करेगा इस ऑक्सीजन में, ठीक है, ऑक्सीजन में रिलीज़ करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। और यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है इस एच आयन से, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इससे इस एच आयन से, ये एच से थोड़ा सा ही ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी ही इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के वजह से। मगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या कर रहा है, पूरे ही ग्रुप के अपनी तरफ खींच रहा है ना, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। इस वजह से यहाँ पे बॉन्ड कैसा है, वीक है, और यहाँ पर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ओके। और इसके वजह से अब सोचिए खुद ही आप, अगर यहाँ पर बॉन्ड वीक है तो ये बॉन्ड वीक है तो जल्दी टूट जाएगा, और जल्दी जितना ये बॉन्ड टूटेगा यानी कि एच आयन उतनी जल्दी निकलेगा, और एच आयन जितना जल्दी निकलता है उससे क्या होता है, हमेशा ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑलवेज इंक्रीजेज एसिडिक नेचर। तो इंक्रीज क्या होगा, एसिडिक नेचर हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा इससे। और उसी तरह अगर हम यहाँ देखें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑलवेज डिक्रीजेज एसिडिक नेचर। तो हमेशा ये क्या करेगा, एसिडिक नेचर को डिक्रीज करेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सेम है कैटेगरी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के वजह से यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा विड्रॉइंग नेचर की वजह से, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो क्या करेगा, एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा, और अगर विड्रॉइंग की जगह रिलीजिंग लग गया है तो वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कंपेयर दी एसिडिक नेचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड क्लोरो एसिटिक एसिड। तो अभी हमें क्या करना है, हमें एसिडिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड का कंपेयर करना है एसिडिक नेचर, ठीक है। अब एसिडिक एसिड यानी कि CH3COOH, 2 कार्बन का एसिडिक एसिड होता है ना, और उसी तरह क्लोरो एसिटिक एसिड है यानी कि यहाँ पे Cl ग्रुप, यही सेम है, CH2 है और यहाँ पर COOH है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर Cl है। अब इसमें भी कंपैरिजन करना इजी है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लोरीन जो होता है भले ही ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, मगर वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। इसमें हमने क्वेश्चन भी किया था, है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, हमेशा इंक्रीज करते हैं एसिडिक नेचर को, ऑलवेज इंक्रीजेस एसिडिक नेचर। तो ये हमेशा एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा क्लोरो एसिडिक एसिड और एसिडिक एसिड में दोनों चीज़ें सेम ही है। यहाँ पे बस अलग क्या है, ये क्लोरीन ग्रुप, और जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है जिसकी वजह से हमेशा क्या होगा, एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। और इसका आंसर आप ये लिख लेंगे, फिर यही सेम लिख देंगे, क्लोरो एसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये क्या होगा, इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली एसिडिक एसिड के। हमारे पास एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pKa वैल्यू। तो pKa वैल्यू जो है आपको ध्यान से पढ़ना है, Ka वैल्यू नहीं कहा यहाँ पर कहा है pKa वैल्यू के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें से अरेंज करना है। सो pKa वैल्यू जो होती है आप जानते हैं वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एसिडिक नेचर के, एसिडिक नेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है pKa वैल्यू। इतनी बात आपको ध्यान रखनी, pKa और Ka में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ध्यान रखना है pKa आते ही कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एसिडिक नेचर के, ठीक है। तब हमें यहाँ पे बोला गया है कि pKa वैल्यू की डिक्रीजिंग वैल्यू लिखनी है, ठीक है, यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा डिक्रीजिंग यानी कि घटते हुए, तो यानी कि सबसे ज़्यादा हम पहले लिखेंगे और उसके बाद उससे कम और उससे कम लिखेंगे, है ना। तो pKa वैल्यू किसकी होगी फिर सबसे ज़्यादा, हमें हमेशा pKa वैल्यू ज़्यादा से कम तक लेके जाना है। तो जिसकी pKa वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब उसका एसिडिक नेचर क्या होगा, कम होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एसिडिक नेचर जिसका कम है उससे लेके जाना है एसिडिक नेचर जिसका ज़्यादा है। समझ में आ रही मेरी बात? कंफ्यूजन होता है इसमें कि डिक्रीजिंग बोल दिया, ऊपर से pKa भी बोल दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस एक ही पैरामीटर देखना है, वो देखना है आपको कि pKa की डिक्रीजिंग देखनी है, यानी कि pKa का सबसे ज़्यादा वैल्यू, और pKa की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी जब एसिडिक नेचर क्या होगा, कम होगा। तो अब इसमें देखते हैं किसका एसिडिक नेचर कम है और उसके बाद किसका ज़्यादा।
देखिए यहाँ पर है एसिडिक एसिड, फिर क्लोरो एसिडिक एसिड, ट्राइक्लोरो एंड डाइक्लोरो। अब आपको समझ में आ गई मेरी बात कि एक है सिंपल एसिडिक एसिड, एक में एक क्लोरीन है, उसके बाद आपके पास क्या है 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें pKa वैल्यू ज़्यादा यानी कि एसिडिक नेचर कम की, तो एसिडिक नेचर सबसे कम किसका होगा, यहाँ पर सबसे कम होगा एसिडिक नेचर एसिडिक एसिड का, क्योंकि उसमें एक भी क्लोरीन ग्रुप नहीं है। क्लोरीन ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो जिसमें एक भी नहीं है उसका सबसे कम एसिडिक नेचर होगा और सबसे ज़्यादा pKa वैल्यू होगा। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, एसिडिक एसिड को, उसके बाद जिसमें सिर्फ एक है सेकंड ये हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा थर्ड जिसमें 2 हैं, और फोर्थ हो जाएगा जिसमें 4 हमारे पास 3 जो है हमारे पास क्लोरीन ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा एसिटिक एसिड सबसे पहले जिसकी pKa वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, और उसके बाद हमारे पास होगा क्लोरो एसिटिक एसिड जिसकी pKa वैल्यू उससे थोड़ी कम होगी, और उसके बाद हमें देखना है डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, और उसके बाद ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये हो गया आपके पास ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, सिंपल से आपको देखना है कि pKa वैल्यू ज़्यादा हमें देखना है pKa वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ने से कम तक देखना है। तो बढ़ने का मतलब एसिडिक नेचर कम, और घटने का मतलब एसिडिक नेचर ज़्यादा, यानी कि हमें एसिडिक नेचर के हिसाब से कम एसिडिक नेचर से ज़्यादा एसिडिक नेचर लेके जानी, तो ये आपके पास ऑर्डर हो जाएगा। उसी तरह का और क्वेश्चन है, अरेंज दी फॉलोइंग इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pKa वैल्यू। तो यहाँ पर भी हमें pKa वैल्यू के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम केस है, CH3COOH, CH3CH2COOH, और यहाँ पर 2 हैं CH3 जो ग्रुप है यहाँ पर 2 हैं, और यहाँ पर क्या है 3 है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही था, और यहाँ पर सिर्फ एसिटिक एसिड था। समझ में आ रही है यहाँ पे बात, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस है हमारे पास CH3 ग्रुप का। यहाँ पर है सिर्फ एक CH3, और यहाँ पर है 2, और यहाँ पे है 3, और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर नहीं है CH3 ग्रुप, ठीक है, सिर्फ एसिटिक एसिड है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो अब CH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, हमेशा एसिडिक नेचर को क्या करता है, कम करता है ना, एसिडिक नेचर को कम करता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। pKa वैल्यू के हिसाब से हमें अगर इसे अरेंज करना है, तो pKa वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे ज़्यादा pKa वैल्यू किसकी होगी, pKa वैल्यू उसकी सबसे ज़्यादा होगी जिसका एसिडिक नेचर सबसे कम होगा, ठीक है। अब सबसे कम एसिडिक नेचर किसका होगा, उसका जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, है ना। तो इसमें यानी कि 3 डिग्री वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या होगा, इसमें सबसे कम एसिडिक, इसका pKa वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा और एसिडिक नेचर सबसे कम होगा। तो इस हिसाब से हम इसमें अरेंजमेंट करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले हमारे पास जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी कि उसमें सबसे कम एसिडिक नेचर, और उसके बाद उससे थोड़ा कम, और उसके बाद उससे थोड़ा कम, और उसके बाद जिसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। तो इसे हम इस तरह लिख लेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा CH3 होल थ्राइस CCOOH। तो 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा यहाँ पर pKa वैल्यू होगा, यानी कि सबसे कम एसिडिक नेचर इसमें होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसमें सबसे ज़्यादा है, और इसको क्या बना रहा है, ये सबसे लेस एसिडिक। और इस हिसाब से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका सबसे ज़्यादा, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो सबसे कम pKa इसका होगा और सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर इसका होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ बेंजोइक एसिड एंड मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो यानी कि हमें देखना है बेंजोइक एसिड का, ये रहा बेंजोइक एसिड, और हमें देखना है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, यानी कि बेंजोइक एसिड में मेटा पोजीशन में कौन होगा, नाइट्रो ग्रुप, ये वाली पोजीशन होती है मेटा, सो नाइट्रो जो होगा मेटा पोजीशन में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो इसमें हमें एसिडिक नेचर हमें पता करना है कि किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो यहाँ पर भी बहुत इजी है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों में कॉमन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बेंजोइक एसिड वो कॉमन है। बचा क्या है यहाँ पर,
नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। तो हमने याद किया था कि सारे के सारे जो भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, हमने ये पढ़ा था। और हमने पढ़ा था जो कि सारे के सारे मेटा हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो मेटा डायरेक्टिंग होता है नाइट्रो ग्रुप और ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिक, याद रखना, एसिडिक नेचर को बढ़ाता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा होगा, एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड का। सो आप रीज़न लिख देंगे कि एम नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। अब हम एक और कंपैरिजन देखेंगे बेंजोइक एसिड का और एम टोल्विक एसिड का, ठीक है। ये भी सेम है, आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप खुद ही कर सकते हैं। ये रहा बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड में हमारे पास लगा हुआ है एम टोल्विक एसिड। टोल्विक यानी कि टोल्वीन से आया है और ओइक एसिड यहाँ पे लगा है यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और मेटा पोजीशन में क्या है, हमारे पास टोल्वीन है, ये रहा हमारे पास टोल्वीन यानी कि CH3 ग्रुप। तो यहाँ पर है CH3 ग्रुप विच इज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आर क्या होते हैं, ये हमेशा क्या करते हैं, एसिडिक नेचर को कम करते हैं। तो यहाँ पर एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा होगा, बेंजोइक एसिड का, ठीक है। तो यहाँ पे रीज़न आप लिख देंगे कि मेटाटोल्विक एसिड इज लेस एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मिथाइल ग्रुप। ये आप रीज़न लिख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब एक और आता है यहाँ पर क्वेश्चन, इसे मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देती हूँ, जैसे आप ये खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर Ka वैल्यूज़। तो Ka वैल्यू के हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा जिसका सबसे कम एसिडिक नेचर होगा और उसके बाद सबसे ज़्यादा जिसका सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर है, इस ऑर्डर में हमें इसे अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर है बेंजोइक एसिड, एम क्लोरोबेंजोइक एसिड और मेटाटोल्विक एसिड। तो आपको यहाँ पर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है डायग्राम्स, क्योंकि आपको पता ही चल जा रहा है यहाँ पर किसका ज़्यादा है और किसका कम है ना। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा हुआ है, यानी कि हमें जाना है कैसे, हमें जाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि हमें छोटे से, यानी कि जिसका सबसे कम है उससे जाना है हमें किससे सबसे ज़्यादा तक, सबसे ज़्यादा जिसका है उसके तरफ। ओके, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो मेटा हमारे पास है, मेटा अभी हमने निकाला था, मेटाटोल्विक एसिड जो है इसमें है CH3 ग्रुप विच इज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और यहाँ पर है क्लोरो और जो कि है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है हमेशा इंक्रीज़ करता है एसिडिक नेचर को और ये हमेशा करता है डिक्रीज़, ठीक है। और बेंजोइक एसिड क्या रहेगा, बीच में रहेगा, वो ना घटाएगा ना ही बढ़ाएगा। तो यहाँ पर अब सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले आएगा हमारे पास टोल्विक एसिड नंबर 1 जो सबसे कम है, उसके बाद हमारे पास आएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है, जो उससे थोड़ा जो है ज़्यादा है, और उसके बाद थोड़ा सा यानी कि सबसे ज़्यादा वो है एम क्लोरोबेंजोइक एसिड। ओके, अब हमारे पास एक इफ़ेक्ट आता है जिसे हम कहते हैं ऑर्थो इफ़ेक्ट। तो ये ऑर्थो इफ़ेक्ट होता क्या है, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होता क्या है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड regardless of the nature, electron withdrawing or electron releasing of the substituent. This is called ortho effect। यानी कि अगर कभी भी हमारे पास लग जाए बेंजोइक एसिड है यहाँ पर कोई भी और उसने यहाँ पर कोई भी ग्रुप यहाँ पर लगा दिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दो ही टाइप के ग्रुप होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, उस केस में आप जानते हैं अगर रिलीजिंग लग जाता है तो एसिडिक नेचर कम हो जाता है और विड्रॉइंग से तो बढ़ता ही है। अगर रिलीजिंग लग गया है तब भी अगर उसने यानी कि बेंजोइक एसिड ने उसे ऑर्थो पोजीशन में डायरेक्ट किया है तो उसका एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में आने से यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है, सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जा रहा है, स्ट्रॉन्गर एसिड वो कहलाएगा अगर किसी भी बेंजोइक एसिड से ऑर्थो पोजीशन में किसी भी अगर
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी ग्रुप लग गया, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में तो है ही और रिलीजिंग लग जाता है, तो वही ग्रुप क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, कंपेयर दी एसिडिक नेचर ऑफ बेंजोइक एसिड एंड ऑर्थोटोल्विक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का और ऑर्थोटोल्विक एसिड का हमें क्या करना है, नेचर कंपेयर करना है कि एसिडिक ज़्यादा कौन है और कम कौन सा है। सो इट्स बेंजोइक एसिड और ये है हमारे पास ऑर्थोटोल्विक एसिड, यानी कि बेंजोइक एसिड में टोल्यूइन जो है ऑर्थो पोजीशन में है, यानी कि CH3। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको कि अगर बेंजोइक एसिड कभी भी किसी को भी ऑर्थो पोजीशन में डायरेक्ट करे, रिगार्डलेस कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो हमेशा क्या होगा, एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, मगर इसे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम एसिडिक होना चाहिए, इसे ज़्यादा होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये ऐसा हो रहा है, ये आप रीज़न लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो ऑर्थोटोल्विक एसिड इज़ मोर एसिडिक ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ऐसा आप रीज़न लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी कुछ और रिएक्शंस, कार्बोक्सिलिक की हम बहुत सारी रिएक्शंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।